वेलकम टू सेशन 3। बच्चों, आज हम पहली इकाई की पहली कविता बसंती हवा देखने वाले हैं। तो बच्चों, पन्ना नंबर 4, कविता बसंती हवा। तो बच्चों, आज हम बसंती हवा यह कविता देखेंगे, जिसे लिखा है केदारनाथ अग्रवाल जी ने। बहुत ही सुंदरता से उन्होंने इस कविता का वर्णन किया है। इस साल की यह हमारी पहली कविता है। बसंती हवा जो बसंत के ऋतु में बहती है और बहुत ही सुहानी होती है, क्योंकि इसमें ताजगी और ठंडक भी होती है। यह हवा सर्दी समाप्त हो जाती है और गर्मी का आगमन थोड़ा दूर होता है, तब ये हवा छूटती है। इसीलिए इसे बसंती हवा कहा गया है। और बसंती हवा सभी को प्रसन्नता प्रदान करती है। छात्र छात्राओं, पहले हम इस कविता का गायन करेंगे। एक एक पद करके हम इसका गायन करेंगे और इसका अर्थ जानेंगे। जैसे जैसे मैं कविता का अर्थ तुम्हें समझाऊंगी, वैसे वैसे तुम लोग कठिन शब्द के अर्थ भी लिख लेना। और कठिन शब्द के अर्थ लिखने से पहले एक बार कविता का लेखन भी तुम्हें करना है। तो बच्चों, पहला पद, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ, बड़ी बावली हूँ बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है बड़ी ही निडर हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। तो इस पहले पद का हम अर्थ जानेंगे। बच्चों, मेरे साथ तुम भी इस कविता का गायन कर सकते हो। बच्चों, देखेंगे पहले पद का अर्थ। पहले पद में हवा कहती है कि मैं बसंती हवा हूँ, सब लोग सुनो मैं अनोखी हूँ, यानी मुझ में कहीं कोई सरलता नहीं है। मैं मस्त मौला हूँ, यानी कि मनमौजी हूँ, जहाँ मेरा मन चाहे वहाँ मैं आ जा सकती हूँ, मुझे कुछ फिक्र नहीं है, मैं बड़ी ही निडर हूँ, यानी कि मैं किसी से डरती नहीं हूँ, जहाँ जहाँ मेरा मन चाहे वहाँ वहाँ मैं जाती हूँ। इसीलिए हवा खुद को निडर कहती है, किसी का उसे कोई डर नहीं होता। मेरा मन जिधर जाए वहाँ मैं घूम फिर सकती हूँ। मैं अद्भुत यात्री हूँ, मुसाफिर हूँ। मुसाफिर यानी वह जो एक गांव से या एक जगह से दूसरी जगह हमेशा घूमता रहता है, उसे हम मुसाफिर कहते हैं। हवा भी यहाँ पर मुसाफिर है, जो एक जगह पर कभी टिकती नहीं है। इस दिशा से उस दिशा, इस जगह से उस दिशा, इस प्रकार वह मुसाफिर की तरह घूमती रहती है। जहाँ उसका मन होता है वहाँ वह चली जाती है। तो इस प्रकार हमने पहले पद का अर्थ देखा। तो इस पद में हवा खुद को क्या कहती है? अनोखी, बावली, मस्त मौला और मुसाफिर कहती है। बच्चों, अब हम दूसरा पद देखेंगे।
चढ़ी पेड़ महुआ, थपाथप मचाया, गिरी धम्म से फिर, चढ़ी आम ऊपर, उसे भी झकोरा, किया कान में खू, उतर कर भागी में, हरी खेत पहुंची, वहां गेहुओं में लहर खूब मारी, हवा में बसंती हवा हूँ। अभी इस पद का अर्थ हम देखेंगे। चढ़ी पेड़ महुआ, महुआ यानी कि एक प्रकार का बड़ा वृक्ष, जैसे बरगद का, आम का, पीपल का बड़ा वृक्ष होता है, उसी प्रकार पहले हवा महुआ के पेड़ पर यानी कि एक बड़े से पेड़ पर चढ़ी। बड़ा वृक्ष उसे ही महुआ कहा गया है। तो महुआ पर वह चढ़ी, वहां पर भी वह खूब खेली, धपाधप मचाया, गिरी धम्म से फिर यानी कि वहां उसने उसके पत्तों को खूब हिलाया, पत्तों से थप थप की आवाज आई और फिर वह धम्म से नीचे गिरी। बाद में देखो, चढ़ी आम ऊपर, उसे भी झकोरा, तो वह उसके बाद आम के वृक्ष पर चढ़ी, उस पर भी उसने कई झोंके लिए, फिर उसके कान में उसने कू कहा, किया कान में कू, उतर कर भागी में, हरे खेत पहुंची, वहां गेहुओं में, कान में कू कर कर फौरन वहां से भाग चली। जैसे हम भी हमारे किसी सहेली के कान में कू कहकर भाग जाते हैं, उसी प्रकार हवा ने आम की वृक्ष को भी कू कहा और वहां से फौरन भाग चली। वहां से उसका मन भर गया, तो वह फिर बाद में गेहुओं के खेत में जा पहुंची, जहाँ पर गेहूं की बालियां झूल रही थी, लहरा रही थी, और उन बालियों में वहां पर उसने खूब लहराई, उसने खूब मजे किए। बाद में फिर से हवा कहती है, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। बच्चों, तीसरे पद में देखो, तीसरे पद में हवा कहती है, पहर दो पहर क्या, अनेकों पहर तक इसी में रही मैं, देख खड़ी देख अलसी, लिए शीश कलसी। यानी कि हवा कहती है कि मैं बहुत से पहरों तक यहाँ से वहाँ बहती रही। बच्चों, दिन में कई पहर होते हैं, जैसे कि सुबह का प्रहर, दोपहर का प्रहर, शाम का प्रहर, रात का प्रहर, यानी कि हवा कई पहरों तक घूमती ही रही। उसमें उसने बाद में कुछ अलसी के यानी कि सरसों जैसे पौधों को देखा। यानी कि देखो, खड़ी देख अलसी, लिए शीश कलसी, मुझे खूब सूझी। और पहर तक घूमने के बाद वह सरसों के यानी कि अलसी यानी कि तिलहन के प्रकार यानी कि जिससे तेल निकाला जाता है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे पौधे, जैसे सरसों के पौधे। तो सरसों के छोटे छोटे पौधे, वहां यह हवा जा पहुंची। उस अलसी के फलों, उस अलसी को छोटे छोटे फल आए थे और वह कलसी के जैसे गोल गोल दिखाई दे रहे थे। देखो बच्चों, औरतें कलश माथे के ऊपर लेती है, यानी कि वह कलसी, पानी में भरी हुई कलसी गोल गोल लगती है। उसी प्रकार
इन पौधों पर भी छोटे छोटे गोल गोल फल उगे हुए थे और उन फलों को उस हवा ने गिराना चाहा, क्योंकि वहां से वह बहुत जोर से आई। उसने उसे हिलाया झुलाया, बहुत कोशिश की और लाख कोशिशों के बाद भी उन अलसी के फलों को वह गिरा नहीं पाई। फिर इसी हार को पा हिलाई न सरसों झुलाई न सरसों, बाद में उसने वह कोशिश छोड़ दी और उसने हार मान ली और वहां से वह भाग निकली। जो देखो, कवि कहते हैं बाद में कि हिलाई न सरसों, यानी कि फिर बाद में वह सरसों के पास गई ही नहीं। बाद में उसने सोचा कि अब ये फल मुझसे गिरने वाले नहीं। फिर हार मानकर वह वहां से चली जाती है और बाद में वह फिर कहती है, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। इस प्रकार बच्चों, हमने इस कविता का अर्थ देखा। नीचे हमें एक तालिका दिखाई दे रही है। बच्चों, अभी नीचे जो तालिका दी गई है उसे हम पूर्ण करेंगे। तुम लोग भी इस तरह से इस तालिका को तैयार करना है। दिए गए शब्दों के लय युक्त शब्द लिखो। पन्ना नंबर 5 देखो, हवा। हवा का लय युक्त शब्द होता है दवा। बावली सावली, सरसों बरसों, अलसी तुलसी, महुआ गेहुआ। इस लय युक्त शब्दों को अगर तुम लोग गौर से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि अंत में आने वाली मात्रा तथा शब्द समान होते हैं, उसे ही लय युक्त शब्द कहते हैं। हिंदी में ऐसे कई लय युक्त शब्द हैं, लेकिन फिलहाल तुम लोगों को इन शब्दों को इस तालिका की जैसे लिखना है। यह कृति तुम्हें पूर्ण करनी है। तो बच्चों, इसी के साथ पीछे भी तुम्हें रिक्त स्थान है, वह रिक्त स्थान भी तुम्हें देखने हैं। तथा देखो, पहले पन्ने पर तुम्हें कुछ चित्र दिए हैं, उन चित्रों को समेटकर, यानी कि एक ही चित्र में उन चित्रों को लाना है और एक चित्र भी बनाना है। देखो, पन्ना नंबर 4 पर एक किसान, बैल, पेड़, पर्वत, चिड़िया और झरने का चित्र है। इन सबको एक ही चित्र में तुम्हें उतारना है। इस प्रकार बसंती हवा, यह कविता हम लोगों ने देखी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।